हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग तुरंत एरिया अंडर कर्व कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने जाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस। ओके, बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए चलिए, हमने पहले यहां कुछ छोटे छोटे बेसिक बात लिख दिए हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो प्रोबेबिलिटी को। तो शुरू किया जाए। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल यानी बेसिक फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसी फॉर्मूला को हमने सिंबल के रूप में लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। एस मतलब सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में ही टोटल लोग रहते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी बराबर ए में कितना नंबर है और अपन टोटल कितना है, ठीक है। उसके बाद यहां लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, मतलब ये ए होना हुआ और यह ए नहीं होना हुआ। मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी को और ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। यहीं से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, इसको उधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट आया। पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसको उधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस पी ऑफ ए आया। फिर यहां पर लिखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, एस मतलब होता है सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का वैल्यू होता है 1, ठीक है। कुछ दो नए नए टर्म है, एक है ऑड्स इन फेवर, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे यहां फेवर है या अगेंस्ट है। फेवर मतलब सपोर्ट करने वाला, तो आप ऊपर में हाँ वाला लिखिएगा, नीचे में ना वाला। हाँ मतलब होने की प्रोबेबिलिटी और ना मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को तो हम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बोलेंगे ऑड्स इन फेवर। फिर हमारा ऑड्स इन अगेंस्ट है, तो इसके उल्टा बोलेंगे अगेंस्ट मतलब विरोध करने वाला लोग। तो ऊपर में ना वाला लिखेंगे, नीचे में हाँ वाला लिखेंगे। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 0-1 के बीच में हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा या 0 से छोटा नहीं हो सकता है। फिर यहां पे कुछ फॉर्मूला, कुछ थ्योरम लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह ए यूनियन बी का है। 2 लोग हो तो यह लिखेंगे, 2 से ज्यादा लोग हो तो यह वाला लिखेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां प्लस है, फिर माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। 3 लोग रहे तो ये हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद ये जो है थॉट, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये जो है ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। पी ऑफ ए बाय बी, पी ऑफ ए बाय बी का मतलब होता है ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। ए बाय बी का मतलब होता है ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं,
है ना, दो बच्चा है, वो दो बच्चा या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, या दोनों के दोनों लड़का हो सकता है या दोनों के दोनों लड़की हो सकती है। तो कहा जाएगा कि बताइए कि अगर पहला बच्चा लड़की है तो दूसरा बच्चा लड़का होगा, इस बात की क्या प्रॉपर्टी है? मतलब पहला बच्चा लड़की हो चुकी है, पहला बच्चा लड़की हो चुकी है तो दूसरा लड़का होगा, इस बात की क्या प्रॉपर्टी है? उसको ऐसे लिखा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ बी बाय जी, मतलब लड़की हो चुकी है तो लड़का होने की प्रॉपर्टी, ये कंडीशनल है। मतलब उसी प्रकार यहां ए बाय बी का मतलब होता है कि बी हो चुका है तब ए होने की प्रॉपर्टी, तो पी ऑफ ए बाय बी बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, या इसको आप नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी भी कह सकते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखिए या नंबर के टर्म में लिखिए, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद यहां एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट का। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब यह हुआ कि दो या दो से अधिक इवेंट जिसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मल फैमिली, हम लोग के घर में कोई शादी विवाह हो या अंबानी जी के घर में कोई शादी विवाह हो, कोई लेना देना है? हमारे घर में शादी विवाह हो रहा है, यह भी एक इवेंट है। अंबानी जी के घर में शादी विवाह हो रहा है, वह भी एक इवेंट है, लेकिन दोनों इवेंट का आपस में कोई मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है? मतलब एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से स्वतंत्र, कोई मतलब नहीं है दोनों को। तो कई यही बात लिखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट। तो याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स लगाते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा, और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब समझिए कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो वहां से तीन केस निकलता है। पहला, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी वो भी इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट वो भी इंडिपेंडेंट होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट वो भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो किसी भी प्रकार का चीज ले लीजिए ए और बी के साथ, वो इंडिपेंडेंट ही लिया जाएगा। तो यह इतना याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके, और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट के लिए ही है, कि इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन वाला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में यूनियन वाले का जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यूनियन वाला कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और कुछ सवाल जो है हम बेहतरीन लेवल के अच्छे अच्छे सवाल जो एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हम आपको करवाते हैं, सिखाते हैं। नोट जल्दी से कर लीजिए। तो इसको चलिए बच्चों, आज का प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला सवाल अच्छा सवाल है। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इफ ए एंड ई एंड एफ
ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रूफ करिए कि ई और एफ डैश यानी एफ का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अभी जिसका इधर फॉर्मूला हम बताए थे उसी को प्रूफ करने के लिए बोला गया है। कहा गया है कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो ये प्रूफ करो कि ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ऐसा समझिए ना, सॉल्यूशन गिवन है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, P ऑफ E इंटू P ऑफ F के बराबर, है ना। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है कि E और F का कॉम्प्लीमेंट, E एंड F का कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर E और F इंडिपेंडेंट है तो प्रूफ करिए कि E और F का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। सोचिए, इन दोनों को इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का मतलब शायद ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो P ऑफ E इंटू P ऑफ F के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। नहीं समझे? E और F के कॉम्प्लीमेंट को इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का मतलब E और F के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन इतना के बराबर लाना। सोचो, ये वाला दिया हुआ है और ये वाला आपको प्रूफ करना है, कैसे होगा? बस इसी बात पे थोड़ी सी बहस करेंगे। शुरू करें, आइए आराम से विचार विमर्श करते हैं, काम तो होगा ही। देखिएगा, ये वाला दिया है, ये वाला हमें फाइंड करना है। आइए एक काम करते हैं, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, ये ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या, ध्यान सुनिएगा, E इंटरसेक्शन F में और E इंटरसेक्शन F के कॉम्प्लीमेंट के दोनों के प्रॉपर्टी को आपस में ऐड कर रहे हैं। देखते हैं कि किसके बराबर आ रहा है। अब कहिएगा सर आप यही वाला रिलेशन क्यों लिए? इसलिए लिए मित्र क्योंकि ये वाला दिया और ये वाला हमें प्रूफ करना है, तो आराम से हो जाएगा। तो देखते हैं कि इन दोनों के प्रॉपर्टी को ऐड करने पर किसके बराबर आता है। आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा समझा भी दे तो अच्छी तरीके से रहेगा। देखिए, इसको वेन डायग्राम से लोग आसानी ढंग से समझ लेता है। वेन डायग्राम से लोग आसानी ढंग से समझिए। चलिए वेन डायग्राम थोड़ा छोटा सा ड्रॉ करते हैं। यहां पर वेन डायग्राम आप लोग जानते होंगे। वेन डायग्राम, दो इवेंट है, एक हमारा E है, एक हमारा F है। चलिए हम इसको E मान लेते हैं, इसको हम F मान लेते हैं। यहां पर P लिखिए, यहां पर Q लिखिए, यहां पर R लिखिए और इस बाहर वाले पार्ट को S लिख देते हैं, है ना। चलिए सबसे पहला पार्ट क्या है, E इंटरसेक्शन F, मतलब E और F में कॉमन। ध्यान दीजिएगा, तो E और F में कॉमन, ये वाला E है और यह वाला F है, दोनों में कॉमन, तो हमें R दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा वाला पार्ट है E और F डैश में कॉमन। तो सबसे पहले एक बात बताओ ना कि E में है कौन कौन? E में है P और R। F डैश का मतलब, F कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, F को छोड़ के। F कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ F को छोड़ के, तो F को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, F को छोड़ देंगे तो बचेगा P और S, P और S। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, E इंटरसेक्शन F के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आएगा बताओ तो, P आएगा कॉमन। समझ रहे हो? देखिए
ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन आर था तो आर लिखा हुआ है, ई और एफ डैश में क्या कॉमन होगा वो ढूंढ रहे थे, तो ई का मतलब हुआ ई में कौन कौन आता है, पी और आर, तो पी और आर लिखा हुआ है। एफ डैश का मतलब क्या हुआ, एफ डैश को एफ को छोड़ के, एफ डैश का मतलब हुआ एफ को छोड़ के, तो एफ को वाला सर्कल को छोड़ देंगे तो पी और एस बचेगा, तो पी और एस, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, पी। अब सोचिए, ध्यान सोचिए, हम यहां पर इन्हीं दोनों का ऐड लिखे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ का और ई इंटरसेक्शन एफ के कॉम्प्लीमेंट का, तो सोचो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो P प्लस आर आएगा। अब सोच के बताइए कि P और R मिला के कौन है, E है, किसके बराबर है, E के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के बराबर हो रहा है। देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हैं तो इवेंट E के बराबर हो जा रहा है, तो बस आराम से काम हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, आइए चलिए, इनका वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है, P ऑफ E इंटू P ऑफ F, ये हमें प्रूफ करना है, इसका हमें लाना है तो इसको रहने देते हैं, बराबर P ऑफ E। चलिए, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट बराबर कितना हो जाएगा, P ऑफ E, ये प्लस में गया माइनस में, तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F हो जाएगा, है ना। चल देख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट बराबर, इन दोनों में से P ऑफ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है जी, P ऑफ E, तो कॉमन कर लेते हैं, P ऑफ E हमें कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से कितना बचेगा, 1 माइनस P ऑफ F बचेगा। चल अब गौर से देखिए, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट बराबर P ऑफ E, और अभी हम पीछे फॉर्मूला लिखे थे कि 1 माइनस P ऑफ F बराबर P ऑफ F का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, है ना, अभी लिखे थे ना, P ऑफ A प्लस P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 होता है, तो वहां जाके देखिए 1 माइनस P ऑफ F के कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस P ऑफ F बराबर P ऑफ F का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। देखिए, तो यही ना प्रूफ करना था जी, E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट, E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट बराबर P ऑफ E इंटू P ऑफ F का कॉम्प्लीमेंट। देखो प्रूफ हो गया, चलिए प्रूफ हो गया, हो गया। इसका मतलब लिख देंगे कि देयरफॉर E एंड F डैश आर also इंडिपेंडेंट। चलिए समझ गए, हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक नए सवाल के साथ मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ डाई हुज फेसेस आर मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेड जो है, रेड कलर से डाइस पर लिखा है 1 2 3 एंड 4 5 6 इन ग्रीन, और ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 4 5 6 लिखा हुआ है। फिर लिखाता है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन, मतलब ए एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर इवेंट नंबर होंगे, तो बताओ डैश को उछालने पर इवेंट नंबर क्या क्या आ सकता है, 2 4 6 आ सकता है। आगे बात करते हैं, एंड बी इज द इवेंट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड, और बी में वो इवेंट है जो रेड कलर का है ना, बी में वो इवेंट है जो रेड कलर का है, तो रेड वाले कौन है, 1 2 3। तब हमें पता करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमें पता करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इन दोनों के इंडिविजुअल का
प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट सेम आया कि नहीं आया। शुरू करें, चल। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों का निकालिए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कौन कौन है जी? ए और बी में कॉमन तो हमें सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है ना। चलिए निकालिए। सबसे पहले निकालते हैं ए की पोएटी। तो ए में कितने लोग हैं? 3, और कुल कितने हैं? 6, तो 1/2 हो जाएंगे का पोएटी। फिर निकालते हैं पी ऑफ बी का पोएटी। तो बी में कितने लोग हैं? 3, और कुल कितने हैं? 6, तो 1/2 आ जाएंगे फिर से। फिर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं? 1 लोग हैं, ये 2 नहीं है, 1 लोग है, 1 लोग, और नीचे में कुल 1/6। अब बताइए इंडिपेंडेंट होने के लिए फॉर ए एंड बी टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ए और बी को इंडिपेंडेंट होने के लिए हम क्या जानते हैं कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर P ऑफ ए इंटू P ऑफ B होना चाहिए, है ना। करके देखते हैं, चलो। P ऑफ ए इंटरसेक्शन B का 1/6 है, चलिए। और P ऑफ ए का वैल्यू 1/2, और ये ये भी 1/2 है। P ऑफ ए का वैल्यू भी 1/2, P ऑफ बी का वैल्यू भी 1/2। तो देखिए तो 1/6 बराबर 1/4 क्या हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि ए और बी के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी सेम नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। Therefore A and B are not independent। समझ में आया क्या? चलिए, खाली प्रूफ करना था कि इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। हो गया जी, नोट कर ली जल्दी से इसको। चलिए बच्चों, अगले सवाल के साथ मुलाकात किया जाए। क्या है ये? तो पढ़ते क्वेश्चन एक बार। कहता है ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली। ए और बी जो है वो बारी बारी एक डैश उछालता है। ए विंस द गेम। अच्छा, ए और बी बारी बारी 2 डैश उछालता है, पेयर। ए और बी बारी बारी 2 डैश उछालता है। कहता है ए विंस द गेम इफ ही गेट्स अ टोटल 7। कहता है ए जो है गेम जीत जाएगा अगर उनके द्वारा 2 डैश उछालने पर जो नंबर आए होंगे उनका सम कितना आ जाए? 7 आ जाए। बी विंस द गेम इफ ही गेट्स अ टोटल 10। बी गेम जीत जाएगा अगर बी के द्वारा उछाला गया दोनों डैश पर का जो नंबर है उनका सम कितना आ जाए? 10 आ जाए। इफ ए स्टार्ट्स द गेम। कहता है कि अगर ए गेम को स्टार्ट करता है तो बताइए बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? समझिए, ऐसे समझिए। 2 लड़के हैं, है ना, दोनों के हाथ में 2 डैश है। एक बार ए उछालता है दोनों को, ए और बी, एक बार ए उछालता है दोनों डैश, एक बार बी उछालता है दोनों डैश। ठीक है। कहता है अगर ए गेम जीत सकता है अगर ए के द्वारा उछाले गए डैश पर टोटल नंबर कितना आ जाए? 7। 2 डैश उछाल रहा है, याद रखिएगा। तो टोटल का मतलब हुआ दोनों डैश पर आने वाले नंबर का सम 7 आ गया, तो ए जीत जाएगा। ठीक उसी प्रकार बी गेम को जीत जाएगा अगर बी के द्वारा उछाले गए डैश पर नंबर कितना आ जाए? सम कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो कहता है कि अगर मान लीजिए गेम को स्टार्ट ए करेगा, खेलना शुरू अगर ए करेगा, तो बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना? सवाल यही है हमारा। चल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम पता करते हैं कि ए जो जीतता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टोटल केस कितने होंगे। टोटल 2 डैश उछल रहा है जी, तो एक डैश के वजह से 6, दूसरे डैश के वजह से भी 6, कितना आ जाएगा 36, है ना। तो बताइए ए विंस, ए कब जीतता है, जब 7 आ जाए। तो बताइए दोनों डैश पर ऐसा ऐसा क्या क्या नंबर आ जाए कि ताकि 7 हो सकता है। एक के साथ पहला पर 1, दूसरा पे 6, तब भी 7 आ जाएगा तो जीत जाएगा। 1 6 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 2 5, 5 2, फिर 3 4 और 4 3, ये 4 3। 7 आने का और कोई चांस? 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 5 से भी हो गया, 6 से भी हो गया। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से। हाँ, अब ए 7 आने का अब कोई चांस नहीं है। अब बी विंस, बी विंस, तो बी कब जीतता है? जब 10 आता है। तो 1 के साथ कोई भी लेंगे तो 10 तो नहीं आएगा, 2 के साथ भी नहीं आएगा, 3 के साथ भी नहीं आएगा, 4 से आ जाएगा। 4 से 4, 6 से 10 आ जाएगा, 5 से 5 5 पे आ जाएगा, 6 से 6 4 से आ जाएगा 10। 10 आने का और कोई चांस? नो सर, 10 आने का अब कोई चांस नहीं है। आइए, हो गया। तो चलिए सबसे पहले P ऑफ A निकाला जाए। तो बताइए A में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हैं? 36। तो हमारे पास आ जाएंगे 1/6। चलिए P ऑफ B निकाला जाए। B में कितने लोग हैं? 1 2 3, कुल कितने हैं? 36। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1/12। अच्छा, A के जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो A हार भी तो सकता है, तो A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो जीतने का है 1/6, तो हारने का कितना होगा? 1 - 1/6, यानी कितना? 5/6। चलिए उसी तरीके से P ऑफ B का 1/12 है, तो P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट हारने का भी निकाल लीजिए 1 में से माइनस करके। 1 - 1/12 कितना आ जाएगा? 11/12। चलिए यहां तक तो समझ गए हो सब लोग। चलिए A के जीतने का निकालनी है 1/6, A के हारने का 5/6 है, B के जीतने का 1/12 और B के हारने का 11/12 है। अब ध्यान से सुनना है यहां से। अब कहता है कि गेम स्टार्ट करता है A, लेकिन जिताना B को है। सोचिए, गेम स्टार्ट करता है A और जिताना B को है, तो कैसे होगा? इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे ढंग से। आइए तो चलिए पहले केस लिखते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। गेम स्टार्ट करता है A, लेकिन जिताना B को है। इसका मतलब गेम A स्टार्ट किया, लेकिन उसको हार जाना चाहिए। जब मान लो A स्टार्ट करता है गेम को और जिताना B को है, तो गेम शुरू करेगा A शुरू किया, तो A शुरू किया तो A हारेगा तब ना B के पास जाएगा बॉल, मतलब डैश। ये समझे हमारा बात? देखिए, जिताना B को है लेकिन शुरू करता है गेम A, तो क्या होगा? सोचो, गेम A शुरू किया, हार गया, मतलब इसको ऐसे लिखिए, गेम A शुरू किया और हार गया, उसके बाद B के पास गया, B जीत गया, बात खत्म। ऐसा हो सकता है। या A शुरू किया, A हार गया, फिर B के पास पहुंचा, B हार गया, ठीक है, फिर A के पास पहुंचा, A हार गया, फिर B के पास पहुंचा, B जीत गया। ऐसा हो सकता है? नहीं समझे? ऐसे A हारा, B के पास पहुंचा, B जीत गया। या ऐसा हो सकता है, A हारा, फिर B के पास पहुंचा, B भी हार गया, फिर A के पास पहुंचा, फिर से A हार गया, लेकिन अब जो B के पास पहुंचा, B जीत गया, क्योंकि हमको फाइनली B को जिताना है। अब देखो, अब ऐसा होगा, A हारा, B हारा, फिर A हारा, B हारा, फिर A हारा, B को जैसे ही मिला B जीत गया। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे केस बन जाएंगे, हमारे इनफाइनाइट केस बन जाएंगे। देखो, जिताना B को है तो फाइनली B को जिता देना है जाकर के। A हारा
बी जीत गया। ए हारा, बी के पास पहुंच गया, वो भी हार गया। फिर ए के पास पहुंचा, वो भी हार गया। अब जो बी के पास पहुंचा तो बी जीत गया, समझे। फिर ए हारा, बी हारा, देखो ए हारा, बी हारा, फिर ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर ए हारा, तब किसके पास पहुंचा? बी के पास, बी जीत गया। मतलब केस समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो ये जो हमारा ये मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह क्या कहते हैं, डैश को थ्रो किया, यह डैश को थ्रो किया, ठीक है, यह डैश को थ्रो किया और ये हार गया, तब तो बॉल इसके डैश इसके पास पहुंचेगा। तो ये हारा, डैश इसके पास पहुंचा, ये जीत गया। या ऐसा हो सकता है कि ये थ्रो किया, हार गया, ठीक है, ये थ्रो किया, हार गया, ये थ्रो किया, हार गया, फिर ये थ्रो किया, हार गया, फिर ये थ्रो किया, जीत गया, 3 बार में। या ऐसा हो सकता है, ये थ्रो किया, हारा, ये थ्रो किया, हारा, ये थ्रो किया, हारा, ये थ्रो किया, हारा, फिर ये थ्रो किया, हारा, ये थ्रो किया, जीत गया, है ना। वो सारा केस लिखा हुआ, मतलब इस तरीके से जाएंगे तो बहुत सारा केस बन जाएगा। कहोगे सर आप इसको मल्टीप्लाई में क्यों लिखे हैं? मित्र, मल्टीप्लीकेशन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी को आप ए इंटू बी करके भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो समझिए मल्टीप्लाई मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखा गया है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बताइए पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है हमारा? 5/6। अब बगल में बी है, अब बी का कितना है? 1/12 हो गया। चलिए फिर से पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 5/6, पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट 11/12, ब्रैकेट सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 5/6 और पी ऑफ बी कितना है? 1/12। फिर यहां आइए, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 5/6, 11/12, 5/6, 11/12, है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट 5/6 इंटू ए यानी 1/12। इस तरीके से जो हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा आगे, समझ रहे? चलिए थोड़ा इसको जल्दी से नोट करिए तो आगे बताते हैं अब क्या करेंगे। करिए नोट, चलिए कर लिए। चलिए देखिए ऊपर से मिटा देते हैं हम इसको। क्वेश्चंस बढ़िया है ना, तो चिंता नहीं करना है, बनेगा, बस थोड़ा सा ना दिमाग लगाते रहना है। आइए देखिए कितना होगा बताइए तो ये। हाँ, अगर आप इस सीक्वेंस को थोड़ा गौर से देखें, कैसे गौर से देखिएगा, ऐसे देखिए गौर से। अगर आप इस पूरे को फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकंड टर्म मान लें, इसको थर्ड टर्म मान लें, है ना। आप गौर से देखिए, ये शायद जीपी का सीक्वेंस है ना। कैसे? अगर हम इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो 5/6 अब 1/12, 5/6 1/12 कट जाएगा, तो 11/12 और 5/6 एगो बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 5/6 से 5/6 कट गया, 11/12 से 11/12 कट गया, फिर 5/6 से 5/6 कट गया, अब 1/12 था लास्ट में कट गया। बताओ तो 11/12 इंटू फिर से 5/6 नहीं बच गया। देखिए देखिए कैसे, इसमें अगर इससे हम डिवाइड करें तो 5/6 कटा इससे, 1/12 कटा इससे, तो ये दोनों बचा, मतलब 11/12 इंटू 5/6 बचा। और अगर इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो देखो 5/6 गया, 11/12 गया, 5/6 गया, फिर 1/12 गया, मतलब ये दोनों फिर से बच गया। मतलब ये सीक्वेंस जीपी में है, इसमें इससे डिवाइड करते हैं और ये इसमें इससे डिवाइड करते तो सेम आता है। सीक्वेंस जीपी का है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो सीक्वेंस जीपी का हो और इनफाइनाइट तक जा रहा हो और सबके बीच में प्लस है, यानी इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r। तो लगा दीजिए ना आप भी, a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 5/6 इंटू 1/12,
अपॉन 1 माइनस आर। आर मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब इसको इससे डिवाइड करने से क्या बच रहा था, 5/6, 5/6 कट गया, 1/12, 1/12 कट गया, मतलब 11/12, 5/6 बचा। तो आप लिख लीजिए 11/12 इंटू 5/6, ये हमारा कॉमन रेशियो हो गया। इस फॉर्मूला आप सेट किए। ए का मतलब फर्स्ट टर्म शुरू वाला लिख दिए, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर का मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब था इसमें इससे डिवाइड करने से क्या बचा वो लिख दिए। सॉल्व करिए अब इसको। ऊपर हो जाएगा 5/72, नीचे नीचे 1 माइनस 55/72। चलिए 5/72, नीचे का अगर एलसीएम ले लें तो 72 माइनस 55 17 हो जाएगा। 17/72, ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 5/17। ये आ गया आंसर, समझे ये। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल से करते हैं मुलाकात। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्या लिखा हुआ है। कहता है ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली। सही बात है, फिर से ए और बी जो है बारी बारी करके 2 डाइस उछाल रहा है। टिल वन ऑफ देम गेट्स अ टोटल 10 एंड विंस द गेम। मतलब जिसको पहले 10 आ गया वो गेम जीत जाएगा। ए उछाल रहा है, अगर ए को पहले 10 आ गया तो ए जीत जाएगा, या बी को 10 आ गया तो बी ही जीत जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, इस बार ए के जीतने वाला और बी के जीतने वाला दोनों का पॉइंट सेम ही होगा। जिसको पहले 10 आ जाए वो जीत जाएगा। तो कह रहा है कि अगर गेम को स्टार्ट ए करता तो ए के जीतने की क्या पॉइंट होता। अगर गेम को स्टार्ट ए करता तो ए के जीतने की पॉइंट क्या होता। तो सबसे पहले एक काम करिए, चलिए दोनों आदमी जो है विंस, दोनों आदमी जो है वो 10 आने पर जीत जाता है। दोनों आदमी ए और बी। तो सोचिए 10 आता कैसे कैसे है। 10 4 6 से आ सकता है, 6 4 से आ सकता है, और 5 5 से आ सकता है ना। मतलब ए को जीतना हो तो 23/36 करना पड़ेगा। 2 डैश उछाले हैं तो 6 × 6। या बी को भी जीतना हो तो 3 बाय हमें कितना करना पड़ेगा, 36। यानी कह सकते हैं कि ए को जीतने के लिए भी 1/12 होना चाहिए और बी को जीतने के लिए भी 1/12 होना चाहिए। तो बताइए हारने का क्या होगा। चलो P ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 माइनस P ऑफ ए होगा, यानी 1 माइनस 1/12 कितना आ जाएगा, 11/12। हारने का ये है, और जो ए का हारने का होगा वही बी का भी हारने का होगा। यानी 1 माइनस P ऑफ बी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 माइनस 1/12 कितना, 11/12। मतलब क्वेश्चन थोड़ा स्मूथ था। क्वेश्चन में इस बार बोला कि जिसको पहले 10 आ जाए, अगर ए को पहले 10 आ गया तो ए जीत जाएगा, बी को पहले 10 आ गया तो बी जीत जाएगा। मतलब ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी और बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हारने का प्रोबेबिलिटी भी दोनों का क्या रहेगा, सेम। लेकिन सवाल कहता है कि गेम को स्टार्ट कौन करता है, ए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, गेम को स्टार्ट करता है ए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जिताना भी ए को ही है। तो ऐसा होगा ए स्टार्ट करता है और ए को जिताना है। सोचिए ए स्टार्ट किया और जीत गया तो घर चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ए स्टार्ट किया हार गया, फिर बी के पास गया बी हार गया, फिर ए के पास आया तब ए जीत गया। ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए स्टार्ट किया हार गया, बी के पास गया हार गया, फिर ए के पास गया हार गया, फिर बी के पास गया हार गया, तब ए के पास पहुंचा तो जीत गया। मतलब ऐसा है ना। इस बार गेम को स्टार्ट ए करता है और ए को ही जिताना है। पिछली बार गेम को स्टार्ट बी करता था, सॉरी ए किया था, लेकिन जिताना बी को था। इस बार गेम को स्टार्ट ए करता है और ए को ही जिताना है।
हो सकता है ए उछाला जीत गया, या ऐसा हो सकता है ए उछाला नहीं जीता, फिर बी को मिला नहीं जीता, फिर ए जीत गया। ए उछाला नहीं जीता, बी उछाला नहीं जीता, ए उछाला नहीं जीता, बी उछाला नहीं जीता, लेकिन फिर ए को मिला तो जीत गया, है ना। ये वाला केस सब हो सकता है। और रखिए सब का वैल्यू आसान से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पी ऑफ ए का वैल्यू 1/12 है, प्लस पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 11/12, पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट भी 11/12, अब पी ऑफ ए का वैल्यू कितना 1/12। चलिए फिर यहां देखिए, ये 11/12, फिर 11/12, फिर 11/12, फिर 11/12, और लास्ट में पी ऑफ ए है तो 1/12। यानी इस तरीके से जो है आगे बढ़ते रहेगा। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कर लिए नोट? क्या करिए तो चलिए, हाँ आइए आइए बताते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन करवा दिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में आपको मदद मिल जाए कि कैसे बनाया जाता है, सीख जाइएगा कि कैसे सोचते हैं। इसलिए दो क्वेश्चन हम बना दिए। थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा ना वीडियो को, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। चल करें, आइए आप गौर से देखिए ना। फिर से ये जीपी में है और जीपी का इनफाइनाइट सीरीज है, तो फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? a अपॉन 1 - r लगा दीजिए। a का मतलब फर्स्ट टर्म 1/12 है, 1 - r मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो मतलब इसमें से डिवाइड करेंगे, तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1/12 1/12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 11/12 इंटू 11/12 बचेगा। सॉल्व करिए इसको, तो ऊपर में हो गया 1/12, नीचे में हो गया 1 - 121/144। सॉल्व करिए, ऊपर 1/12, एलसीएम लेंगे तो 144 - 121 कितना बचेगा? कितना 23, हाँ 23, मतलब 144 - 1 कितना हो जाएगा 23, तो 23 बाय कितना हो जाएगा 144। चलिए कितना आ जाएगा ये 1/12, ये पलट के लिखाएगा तो 144 अपन कितना हो जाएगा 23, तो 12 जा कितना आंसर आ गया फाइनली 12/23 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। नोट जल्दी से करिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर इतना। कोई सवाल है, उसको ए भी सॉल्व कर रहा है और बी भी सॉल्व कर रहा है, तो ए सॉल्व कर देगा इस बात की प्रोबेबिलिटी दिया है, मतलब पी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है। बी भी सॉल्व कर देगा इस बात की प्रोबेबिलिटी भी दिया है 1/3। एक काम करते हैं ना, ए सॉल्व कर दिया, ए सॉल्व नहीं भी तो कर सकता है ना, नहीं करने का मतलब 1 में से इसको माइनस कर लेते हैं, यानी कितना ये 1/2 ही रह जाएगा। ठीक है, बी भी सॉल्व नहीं भी कर सकता है, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 1/3 कितना आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन में बोला कि ए सॉल्व कर देगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी सॉल्व कर देगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो हम ए नहीं सॉल्व कर पाएगा वो भी निकाल लिए, बी सॉल्व नहीं कर पाएगा वो भी निकाल लिए। अब आगे पढ़ते हैं। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, कहता अगर दोनों आदमी सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। पहला सवाल है, कहता कि अगर दोनों बंदा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये समझे हमारा बात? दोनों बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो हमसे पूछा गया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर, दोनों बच्चा नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा हमारा बात। दोनों स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। अब पूछा गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है
कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सोचिए क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? जब पहला बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दूसरा नहीं कर पाया, फिर भी सॉल्व माना जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होना है, या दूसरा लड़का सॉल्व कर दिया, पहला नहीं किया, फिर भी हो जाएगा, या दोनों के दोनों सॉल्व कर दिया फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व होने से मतलब है, क्या लिखा है? प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व होने से मतलब है, मतलब चाहे एगो लड़का करे और चाहे दोनों करे, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को बोला है सॉल्व होना है, ऐसा हो सकता है कि ए सॉल्व कर दे अब बी सॉल्व ना कर पाए, या ऐसा हो सकता है कि ए ना कर पाए सॉल्व लेकिन बी कर दे, या ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों सॉल्व कर दे, है ना। क्वेश्चन देखो, इस केस में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, इस केस में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, और इस केस में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व होने से मतलब था चाहे एक लड़का करे और चाहे दोनों के दोनों करे, बस हो गया। अब शुरू करिए। ए का वैल्यू 1/2, बी का कॉम्प्लीमेंट 2/3, फिर प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1/2, पी ऑफ बी का वैल्यू 1/3, फिर प्लस पी ऑफ ए का वैल्यू 1/2, पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 1/3। इंडिपेंडेंटली बोल रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इंटरसेक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही है, चलिए। ये हमारा 2/6 हुआ, ये हमारा 1/6 हुआ, और ये हमारा भी 1/6 हुआ। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4/6, यानी आंसर हो जाएगा 2/3। यानी 2/3 चांस है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे पहला लड़का करे चाहे दूसरा लड़का करे। क्वेश्चन को सॉल्व होने से मतलब था। ओके, नोट जल्दी से करिए। तो इसको कर लिए क्या? आइए अब देखिए दूसरा सवाल क्या पूछा है। दूसरा में क्या बोला कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब कोई एक ही बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कोई एक। इसका मतलब पहला करे तो दूसरा नहीं करे, या दूसरा करे तो पहला नहीं करे। मतलब समझ रहे हो ना, एक ही बच्चा से क्वेश्चन सॉल्व कराना है, कोई एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इस बात की क्या प्रॉपर्टी है? तो देखो, तो इस केस में भी कोई एक कर पा रहा है, इस केस में भी कोई एक कर पा रहा है, तो क्या करेंगे? बस खाली इसमें से ई वाला मिटा देंगे, हो गया। ये वाला खाली मिटा देंगे, बस ये वाला खाली मिटा देंगे, हो गया, बात खत्म। बस इतना ही, खत्म। ऐसा चला फिर भी कोई एक लड़का सॉल्व करेगा, ऐसा रहा फिर भी कोई एक लड़का सॉल्व किया। क्वेश्चन बोला था ना कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सिर्फ एक लड़का क्वेश्चन को सॉल्व करे, तो पहला करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, या पहला नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। इस केस में भी एक लड़का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, और इस केस में भी एक लड़का ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। इसका ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये 3/6, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 1/2 आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, नोट जल्दी से कर लीजिए। तो इसको कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल से किया जाए मुलाकात। चलिए, थोड़ा सा कुछ जो जगह जो है हमारा आवाज फंस रहा है, समझ रहे हैं ना? थोड़ा हाँ जी, में एक छोटा सा जो फुंसी टाइप का हो गया, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ है। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं फिर भी हम आपको बताने का। चलिए, क्या लिखा हो देखिए। तो कहता है कि ए स्पीक्स ट्रूथ इन 70% ऑफ द केसेस। मतलब कोई आदमी ए है जो सच बोलता है 70% केसेस में। मतलब तो ए सच बोलता है, ए बोलता है सच, मतलब ए टी मान लेते हैं ट्रूथ। ए टी का मतलब ए बोलता है सच। सच कितना % केस में बोलता है? 70% केस में।
70/100 यानी कितना 7/10। मतलब ए सच बोलता है 70% केसेस में, तो सच बोलने की क्या प्रॉपर्टी होगी 70/100। तो झूठ बोलने का क्या होगा जी, टी का मतलब यहां ट्रू मान लिए, तो ए के द्वारा झूठ यानी ए छोटा सा नीचे में आप डाल देते, फॉल्स बोलने का क्या होगा जी 1 में से माइनस कर देते, तो 1 - 7/10 यानी कितना हो जाएगा 3/10। ये मतलब ए सच बोलता है इतना % केसेस में और ए फॉल्स बोलता है इतना केसेस में, हो गया। मतलब ए के सच बोलने की प्रॉपर्टी ये है और ए के फॉल्स बोलने की प्रॉपर्टी ये है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड बी इन 80% केसेस, और बी जो है 80% केसेस में, और बी जो है 80% केसेस में सच बोलता है, यानी 80/100 यानी कितना 8/10 है ना। चलिए फॉल्स कितना बोलता है, तो बी फॉल्स कितना बोलेगा, चलिए 1 - 8/10 कर देते हैं, यानी कितना ये हो जाएगा हमारा 2/10 हो गया। चलिए दोनों का हो गया। ए सच बोलता है इतना % केसेस में, तो फॉल्स बोलेगा इतना में, प्रोबेबिलिटी है दोनों का। और बी सच बोलता है इस बात की प्रॉपर्टी ये है, और बी फॉल्स बोलता है इस बात की प्रॉपर्टी ये है। अब ध्यान दिया जाए क्या है सवाल। चलिए सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन में बोला कि इन व्हाट % केसेस आर दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कहता कितना % केसेस में वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर देगा, मतलब अपोजिट बात बोलेगा। तो अपोजिट बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर एगो ट्रू बोलेगा तो दूसरा फॉल्स बोलेगा, तब ना लड़ाई होगा, तब ना दोनों का अपोजिट हो जाएगा। सवाल में पूछा है कंट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट बात करना है। मतलब अगर ए बोलेगा ट्रू तो उस वक्त बी बोलेगा फॉल्स, या बी बोलेगा ट्रू तो उस वक्त बोलेगा ए फॉल्स, है ना, यही केस बन सकता है। चलिए तो ए केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारा ये हो जाएगा, ए अगर ट्रू बोलेगा उस वक्त बी फॉल्स बोल देगा, या ऐसा हो सकता है कि जब ए फॉल्स बोलेगा तो उस वक्त बी हमारा ट्रू बोलेगा, तब ना अपोजिट बात हो सकता है। बिल्कुल, तो ट्रू बोलने का ए का 7/10 है, फॉल्स बोलने का बी का फॉल्स 2/10 है। ए का फॉल्स 3/10, अब बी का ट्रू 8/10, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 14/10, 14/10 नहीं 14/100, और ये कितना हो जाएगा 24/100, यानी कितना हो जाएगा 38/100। 38/100 को परसेंट में बदल दीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कितना हो जाएगा 38%, यानी 38% में एक दूसरे के ये अपोजिट बात करेगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल हुआ सॉल्व। दूसरा बी नंबर, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एग्री मतलब लड़ाई नहीं होगा दोनों में, दोनों कोई भी बात अपोजिट नहीं बोलेगा। तो अपोजिट नहीं बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए सच बोलता है तो बी भी सच बोलेगा, या अगर ए झूठ बोलता है तो बी भी झूठ बोलेगा। मतलब बी में ए में लड़ाई करवाना था, समझ रहे हो ना, ए में लड़ाई करवाना है, मतलब ए सच तो बी झूठ, या अगर बी सच तो ए झूठ। लेकिन इस केस में जो है कहता है एग्री, मतलब दोनों का बात सेम होना चाहिए कि अगर ए सच बोलेगा तो बी भी सच बोलेगा, और अगर ए फॉल्स बोलेगा तो बी भी फॉल्स बोलेगा। तो सिंपल बात है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा, अगर ए सच बोला तो बी भी सच बोलेगा, अब प्लस अगर ए फॉल्स बोला तो बी भी फॉल्स बोलेगा। हो गया। चलिए ए का ट्रू कितना है 7/10, और बी का ट्रू 8/10। चलो ए का फॉल्स 3/10,
और बी का फॉल्स 2/10, तो हो जाएगा 56/100, ये हो जाएगा 6/100। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 62/100। इसी को अगर हम परसेंट में बदलें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जगह 62%, मतलब 62% बातों में ये दोनों जो एक दूसरे के एग्री में है ना। ऐसे समझ गए, ऐसे सवाल को बनाना है। सिंपल सवाल था, नोट जल्दी से कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल से किया जाए मुलाकात। चलिए आराम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और इसका वैल्यू दिया है इतना के बराबर, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है 2/15 और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का दिया है 1/6। तो कहता है पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी निकालिए। कोई बात नहीं, आइए बनाते हैं। क्वेश्चन में लिख दिया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये बात तो हमको पता है। यानी पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर 2/15। सही है। चलिए सॉल्व करें। क्या इसको हम डायरेक्ट पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी लिख सकते हैं 2/15? बहुत ही बढ़िया। एक काम करिए, क्या हम पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पी ऑफ ए लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 होता है। जी सर, लिख सकते हो आप। तो पी ऑफ बी बराबर 2/15। चलिए सॉल्व करें, पी ऑफ बी से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट वाला कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। चलिए हो गया क्या? इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, बाद में विचार करेंगे। आइए दूसरे से मुलाकात करिए। क्या जी दूसरा कंडीशन? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है कितना हमारा 1/6 दिया हुआ है। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इक्वल टू 1/6। चलिए पी ऑफ ए और बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग चाहें तो 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकते हैं इक्वल टू 1/6। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/6। सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सॉरी ये है ना। चलिए इससे भी हमने एक इक्वेशन बनाया, यहां देख रहे हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन से भी हमने एक इक्वेशन बनाया, मतलब सबको ए और बी में कन्वर्ट किए कॉम्प्लीमेंट को हटा करके। अब क्या करें? अब ऐसा लगता है कि अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, क्या? हाँ कर दीजिए। फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकंड, जो आपका मन करे। चलिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो P ऑफ A माइनस कितना हो जाएगा? P ऑफ B हो जाएगा। P ऑफ A माइनस P ऑफ B हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। यहां पर फर्स्ट और यहां पे सेकंड है। आप चाहें तो फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो P ऑफ A माइनस P ऑफ B हो गया। और ये देखो, ये माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ये भी माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कट जाएगा ना जी। ये हो गया P ऑफ A इंटू P ऑफ B, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो दोनों कट जाएगा। कितना बच जाएगा ये हमारा? अब बचेगा RHS 1/6। 1/6 माइनस 2/15। नहीं समझे मित्र? ओ भाई LHS में से LHS माइनस किए तो ये में से ये माइनस कर दिए और ये में से ये माइनस करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस में आता तो दोनों जीरो हो जाएगा ना। चलिए कितना हो जाएगा यहां से?
P ऑफ A माइनस P ऑफ B इक्वल टू एलसीएम अगर ले ले तो 30 हो जाएगा एलसीएम। तो 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, तो 4 हो जाएगा, यानी 1/30 है ना। यानी हम कह सकते हैं कि P ऑफ A बराबर 1/30 अब प्लस P ऑफ B बोल सकते हैं। हो गया यहां तक। चलिए अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू या तो हम फर्स्ट में पुट कर दें या तो सेकंड में पुट कर दो, तो हमारा काम हो जाएगा। करिए तो नोट, थोड़ा माइक बार बार देखना पड़ता है। नोट कर लिए क्या? हाँ चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। चलिए करिए पुट, यहां पे आ जाइए, यहां पर आ जाइए। चल फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B बराबर 2/15 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए P ऑफ B माइनस P, अच्छा यहां क्या है जी? P ऑफ A ना, तो P ऑफ A का वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो कितना है हमारा? 1/30 प्लस P ऑफ B है, रख दिए। इंटू में P ऑफ B पहले से है, बराबर कितना? 2/15। चलो सॉल्व कर दीजिए, अब हो जाएगा। ये तो सिंपल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन था। सॉल्व करेंगे, इसका फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा। हाँ आइए एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ये जो P ऑफ B बार बार दिखाई दे रहा है, इसको कुछ मान लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा। x मान लेते हैं, कर ले, बताए क्या बचेगा? ये x माइनस 1/30 प्लस, इसको x मान चुके हैं, बाहर में भी x है, इक्वल टू 2/15। चलिए x मल्टीप्लाई करो, ये माइनस x/30 हो जाएगा और ये माइनस x² हो जाएगा, इक्वल टू 2/15 है ना। चलिए लीजिए, तो इधर का एलसीएम लीजिएगा तो 30 आ जाएगा। ये 30x माइनस x, ये माइनस 30x² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/15। तो 15 2 जा 30, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30x माइनस x माइनस 30x² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। चलिए इन सबको उधर ले जाइए उठा के, तो माइनस में उधर गया तो प्लस में 30x² हो जाएगा, प्लस उधर गया तो माइनस में 30x, माइनस उधर गया तो प्लस में x, और प्लस 4 उधर पहले से था, इक्वल टू 0। तो 30x² माइनस 29x अब प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आया हमारा वैल्यू। तो सॉल्व किया जाए क्या? तो 34 जा 120, तो 120 से 29 आएगा, देखो तो 120 से 29 आ सकता है क्या? 120 से 29 आएगा, बताइए जी। आ जाएगा। 24 पंचे 120 और 24 और 5 29 होता है, यानी इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें इस वाले को, ओ भाई ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 30x² माइनस 24x माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। चलिए कितना हो जाएगा? यहां से हम लोग 6x कर ले कॉमन, तो यहां से बचेगा 5x माइनस 4, यहां से -1 करे कॉमन, तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। 5x माइनस 4 दोनों में से कॉमन कर लेते, तो यहां से बचेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए एक बार यह 0 होगा तो x का वैल्यू यहां से 4/5, एक बार यह 0 होगा तो x का वैल्यू यहां से 1/6। x माने किसको थे?
ए बी के प्रोबेबिलिटी को, इसका मतलब बी का प्रोबेबिलिटी जो है हमारा 4/5 भी आया और बी का जो प्रोबेबिलिटी है हमारा 1/6 भी आया। बी का तो आ गया, अब ए का निकाल लेते हैं। चलिए बताइए तो कैसे निकलेगा। क्या अभी हम एक इक्वेशन लिखे थे ना, P ऑफ ए बराबर 1/30 प्लस P ऑफ बी लिखे थे कि नहीं लिखे थे, है ना। पीछे जाके देखिए, P ऑफ ए बराबर 1/30 प्लस P ऑफ बी, उसी को ना वैल्यू यहां पर पुट किए थे P ऑफ ए की जगह पे। P ऑफ ए की जगह पे 1/30 प्लस P ऑफ बी पुट किए थे ना, इसी से निकाल लेते P ऑफ ए। चलिए रखिए तो 1/30, P ऑफ बी का एक वैल्यू रख देते हैं 4/5। चलो कितना हो जाएगा ये, एलसीएम करोगे तो 30, 1 अब 5 6 जा तो ये 24, ऊपर हो जाएगा 25/30, यानी हो जाएगा कितना 5/6। फिर से P ऑफ ए निकाल लेते हैं, 1/30 प्लस P ऑफ बी, तो 1/30, इस बार P ऑफ बी का वैल्यू 1/6 पुट कर देते हैं। इस बार एलसीएम लेंगे तो फिर से 30 आ जाएगा, 1 6 5 जा 30 तो 5, ऊपर में आ गया 6/30 यानी कितना 1/5, है ना। यानी हम कह सकते हैं फाइनली ये P ऑफ बी का आंसर हुआ, ठीक है। P ऑफ ए का आंसर एक 5/6 है यहां पर, अब P ऑफ ए का आंसर है 1/5 यहां पर, है ना। मतलब P ऑफ बी का भी 2 आंसर है और P ऑफ ए का भी 2 आंसर है। एक बार 4/5 रखने से आंसर आया 5/6 P ऑफ ए का, और एक बार P ऑफ ए का आंसर 1/5 आया 1/6 रखने से, है ना। चलिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था ये, तो इक्वेशन सॉल्व करने टाइप का क्वेश्चन था। नोट कर लिया जाए इसको, जल्दी से कर लिया जाए तो